स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत 9वें दिन भी जारी। जम्मू, कठुआ और सांबा जिले के रिहायशी इलाकों में सीमा पार से भारी गोलीबारी में 4 नागरिकों की मौत, 9 जख्मी। भारतीय सुरक्षा बल दे रहे हैं माकूल जवाब। मद्रास हाईकोर्ट ने तूतीकोरिन में स्टरलाइट कंपनी के नए कॉपर यूनिट के निर्माण पर लगाई रोक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस फायरिंग पर मांगी रिपोर्ट। विपक्षी दलों की मुख्यमंत्री पलनीसामी के इस्तीफे की मांग। किसान हितों की सुरक्षा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता। शपथ ग्रहण से पहले एचडी कुमारस्वामी का बयान। शाम 4:30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण में शामिल होंगे 5 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। बीएस येदियुरप्पा ने कहा, जल्द गिरेगी सरकार। शंघाई सहयोग संगठन के तहत आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में आज से होने वाले सम्मेलन में हिस्सा लेगा भारत। इस्लामाबाद में 3 दिवसीय सम्मेलन में आतंकवाद के खतरे और निपटने के प्रयासों के तौर तरीकों पर होगी चर्चा। और 7वीं बार आईपीएल के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद सनराइजर्स को 2 विकेट से दी मात। दूसरे प्लेऑफ में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की राजस्थान रॉयल्स से भिड़ंत। रविवार को खिताबी मुकाबला। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जारी है। पाकिस्तानी सेना जम्मू, कठुआ, सांबा सेक्टर में अग्रिम चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। इस गोलीबारी में 4 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। भारत की तरफ से भी इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी का आज 9वां दिन है। भारी गोलीबारी की वजह से सैकड़ों लोगों को राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है। सीमावर्ती इलाकों में एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तानी सीमा से सटे आरएसपुरा और अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की और मोर्टार भी दागे। इस साल अब तक पाकिस्तान की तरफ से 700 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। इसमें 18 जवानों समेत 40 लोगों की जान गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तूतीकोरिन पुलिस फायरिंग पर तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट तलब की है। इस बीच मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट के विस्तार पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने 10 लोगों के मारे जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। प्रदर्शनकारी स्टरलाइट इंडस्ट्री के स्थानीय फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे से इलाके में काफी प्रदूषण फैल गया है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि प्रदूषण की वजह से इलाके में भूजल प्रदूषित हो रहा है। मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। साथ ही मृतकों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की गई है। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इस हमले की निंदा की है। तूतीकोरिन की घटना पर पीएम के लीडर अंबुमणि रामदास ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड़ी पलनीसामी का इस्तीफा मांगा है। इस बीच डीएमके ने 25 मई को इस मसले पर राज्यव्यापी प्रदर्शन करने का फैसला किया है। Say it is a brutal attack of the police without any provocation. 50,000 agitators are there. If they have indulged in violence, at least one policeman would have been killed. Not even a single policeman. No serious injury. That shows they were unarmed. People were unarmed. They did not indulge in violence. The police deliberately, with a pre-planned, premeditated plan, they opened fire. And not in the uniform, the commandos with other normal dress, they opened fire sitting on the van and hiding behind the walls. Never happened in the history of Tamil Nadu. This has been done to silence the protest. There is no other explanation. For almost 100 days, the protests were peaceful, and the people, they are not violent people. They are not prone to violence. They have kept the decorum so long, and it is impossible that they have indulged in this violence. This has been a long pending issue. The government needs to examine this, and both at the state and the central government, and not be cowed down by interest of any corporate.
If there is a pollution issue and a serious health hazard, the company and its plans must be examined in totality. It is this the only solution to solve this problem. These policemen should be booked for murder under section 302, and the SP and the collector should be suspended immediately. The DGP and the chief secretary should be suspended. Taking moral responsibility, Chief Minister Palanichami should resign. कर्नाटक में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी की ताजपोशी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले जेडीएस नेता कुमारस्वामी आज सुबह चामुंडेश्वरी मंदिर गए और पूजा अर्चना की। राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 4:30 बजे होना है। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता जी परमेश्वर भी आज ही शपथ लेंगे। जी परमेश्वर राज्य के उप मुख्यमंत्री होंगे। बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण विश्वास मत हासिल करने के बाद होगा। कुमारस्वामी 25 मई यानी शुक्रवार को सदन में बहुमत साबित करेंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के लिए मंच से लेकर कुमारस्वामी के घर तक को खास तौर पर सजाया गया है। समर्थकों ने पूरे बेंगलुरु शहर में बैनर्स, पोस्टर लगा रखे हैं और कुमारस्वामी के घर के बाहर अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी ने एक बार फिर सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस के साथ किसी भी मतभेद से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने माना कि गठबंधन सरकार चलाना बड़ी चुनौती है। कुमारस्वामी ने आज कहा कि वो घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे और किसानों का हित और किसानों के हितों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। Going to be implemented. To safeguard the interest of farming community, that is my top priority. इससे पहले कल जेडीएस कांग्रेस के बीच सरकार में हिस्सेदारी को लेकर बेंगलुरु में बैठक हुई। इसमें दोनों दलों के बीच हिस्सेदारी पर सहमति बनी। बैठक के बाद कांग्रेस नेता और कर्नाटक के प्रभारी सचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि राज्य में कुल 34 मंत्री होंगे, जिसमें से 22 कांग्रेस के होंगे। वहीं मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 मंत्री जेडीएस से होंगे। स्पीकर का पद कांग्रेस के खाते में गया है। वहीं डिप्टी स्पीकर जेडीएस का होगा। कांग्रेस नेता के आर रमेश कुमार स्पीकर होंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव 25 मई को होगा। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दलों के कई दिग्गज नेता एक साथ दिखाई देंगे। समारोह में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना है। बीएसपी प्रमुख मायावती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के भी शिरकत करने की उम्मीद है। जेडीएस जहां इसे विपक्षी एकता का प्रदर्शन बता रही है, वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि ऐसी विपक्षी एकता का कोई आधार नहीं है। कुमारस्वामी साहब का शपथ ग्रहण समारोह जो है, ये विपक्षी एकता का एक लॉन्चिंग पैड है। तो ये खाली कर्नाटक नहीं, पूरे देश की राजनीति का आयाम बदलने वाला आज का कार्यक्रम है। विपक्षी एकता की शुरुआत जो है कर्नाटक की धरती से होने जा रही है। आज मुझे बताइए, ममता जी का कर्नाटक के चुनाव में क्या रोल होगा? देवगौड़ा जी का बंगाल के चुनाव में क्या रोल होगा? अखिलेश जी का गुजरात के चुनाव में, सब अपने अपने राज्य में और गत चुनाव में सब हमारे खिलाफ थे जी, सब हमारे खिलाफ थे, कोई हमारे साथ नहीं था। ममता जी भी खिलाफ थी, देवगौड़ा जी भी खिलाफ थे, अखिलेश जी भी खिलाफ थे, अपने बीजेडी वाले पटनायक जी भी हमारे खिलाफ, सब हमारे खिलाफ थे। कोई नई बात नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को अपवित्र ठहराते हुए बीजेपी आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी आज का दिन जनादेश विरोधी दिवस के रूप में मना रही है। बीजेपी का कहना है कि जनता ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनादेश दिया है, ऐसे में उसका सरकार बनाना सही नहीं है। उन्होंने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को जनादेश का अपमान बताया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। BJP is protesting this grave insult to people's mandate by Congress and JDS. Even 3 months, let's just wait up to cabinet expansion. What will happen? I don't think they will continue even 2-3 months. लोगों को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से राहत दिलाने के लिए सरकार जल्द ही कदम उठा सकती है। इसी सिलसिले में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल इस बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम काबू में करने के लिए सरकार काम कर रही है और 3-4 दिन में सरकार इसका समाधान निकाल लेगी।
क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों पर वित्त मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालय से सलाह मशवरा भी कर रहा है। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के लिए ओपेक देशों ने कच्चे तेल की सप्लाई की कमी को वजह बताया जा रहा है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा है कि ईंधन की कीमत सीधे कच्चे तेल से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्यों में लगने वाले वैट और केंद्रीय कर को कम किया जाए तो ही तेल की कीमतों को कम किया जा सकता है। इस वक्त देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। कल पेट्रोलियम मंत्री का सभी तेल कंपनियों से ही मीटिंग है और एक फॉर्मूले के तहत दाम बढ़े हैं। इस पर क्या विचार करना, मुझे लगता है सरकार में उच्चतम स्तर पर इसकी चिंता हो रही है। 2-3 दिन में 4 दिन में इस पर कोई न कोई फॉर्मूला या तो कोई समाधान ढूंढने के लिए हमारे सरकार में जो बैठे हैं वो कार्यकर्ता निश्चित प्रयास करें। सरकार ने 2 रुपये करीब पहले भी रियायत दी थी और सरकार ने उससे 2 बार दे चुके हैं राहत। तो इस वक्त उसके अलावा अगर जो कोई चारा है तो देखा जाए, नहीं तो सरकार को ही कहीं पर टैक्स के ऊपर राज्य सरकार बेसिकली सबसे ज़्यादा राज्य सरकार को देखना होगा कि जो हायर टैक्सेस हो रहे हैं, इस सरकार का जो राज्य सरकारें हैं हमारी, उनका डायरेक्ट जो है वो परसेंटेज पे वैट है। तो अगर जो दाम बढ़ गया है तो परसेंटेज के लेवल पे उनका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ गया है, कलेक्शन बढ़ गया है, तो उस टैक्स कलेक्शन को किसी तरह वो राहत दे सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि पर सवाल उठाया है। कांग्रेस की मांग है कि इसे वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। पार्टी ने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को तुरंत कम करने को कहा है और मांग की है कि राज्य सरकारों को भी जनता को राहत प्रदान करने के लिए वैट और अन्य करों में कमी करनी चाहिए। देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश जल्द ही होने जा रहा है। इस सिलसिले में 99 शहरों का चयन कर लिया गया है, जबकि एक बचे हुए शहर को अगले महीने चुन लिया जाएगा। शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने चौथे स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो 2018 के उद्घाटन के दौरान ये बात कही है। चौथे स्मार्ट सिटी इंडिया 2018 एक्सपो की शुरुआत आज दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई है। एक्सपो में वाणिज्य राज्य मंत्री CR चौधरी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के अलावा देश भर से 300 उद्यमी मौजूद रहे। स्मार्ट एक्सपो 25 मई तक चलेगा। So we'll have 100 smart cities. Countries across the world, think of any country. There may be 2 smart cities, 3 smart cities, 10 smart cities. That's all the number in the different countries. I have visited few and they took a decade, 2 decades, 3 decades to become smart. What we have, for the first time a country like India, this is the vision of the Honorable Prime Minister, we are going to have 100 smart cities. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशाल निवेश क्षमता है और आसियान देशों को इस अवसर से नहीं चूकना चाहिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दीमापुर में NIT नागालैंड के दूसरे दीक्षांत समारोह के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के साथ संपन्न है, लेकिन आवास, खराब कनेक्टिविटी जैसे अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की वजह से इसकी क्षमताओं का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने PhD, MTech, BTech के छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। साथ ही शिक्षा के महत्व की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा न सिर्फ व्यक्ति को प्रबुद्ध बनाती है, बल्कि चरित्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती है। Northeastern region is endued with abundant natural resources, but a difficult terrain, dispersed habitations, poor connectivity and inadequate infrastructure have been obstacles in realizing its true potential. Now the governments are moving to create connectivity, to have a road network, and to have a railway network, to also have a air connectivity. Our governments are therefore keen to facilitate border trade between northeastern states and our neighboring countries by setting up more border trade points and border hubs. There is an immense investment potential in the northeast region. ASEAN countries should not be allowed to miss this opportunity. In this, central government and state governments will have to work hand in hand. Improving connectivity is most important to bring northeast region into the mainstream. Air connectivity, rail connectivity, highway connectivity is also vital for promoting tourism, business and people-to-people contact. We strongly believe that the corridors of connectivity should be converted into corridors of economic growth with a symbolic market model of development.
केंद्र सरकार ने विमान कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए विमानन क्षेत्र में बड़े सुधार का ऐलान किया है। नागरिक विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आज एयर पैसेंजर चार्टर का मसौदा जारी किया। इसमें मुसाफिर को बुकिंग के 24 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। साथ ही फ्लाइट में देरी से कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने पर विमान कंपनियों को मुआवजा देना होगा। चार्टर में कैंसिलेशन चार्जेस पर कई तरह की राहत भी शामिल है। अगर आप अपना एयर टिकट 24 घंटे के भीतर कैंसिल करते हैं तो आने वाले समय में आपको कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा और फ्लाइट बुकिंग के बाद 24 घंटे का लॉक इन ऑप्शन की सुविधा भी जल्द उपलब्ध होगी। नागरिक विमानन मंत्रालय की ओर से जारी एयर पैसेंजर चार्टर के मसौदे में इसका प्रस्ताव है, जिसे लोगों की राय जानने के लिए मंगलवार को जारी किया गया। Very close to becoming reality. Many of these features are in fact going to be rolled out within the next 30 to 60 days. The idea, of course, is to be able to transform the passenger experience through Air Seva, which is what we are doing, and Air Seva is the umbrella brand. मसौदे में प्रस्ताव है कि एयरलाइन कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट डिले होती है तो उन्हें यात्रियों को इसका हर्जाना देना होगा। 3 घंटे से ज्यादा की देरी के कारण यात्री की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है तो 5,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। इसी तरह 4 से 12 घंटों की देरी के लिए 10,000 और 12 घंटे से ज्यादा की देरी के लिए 20,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। साथ ही उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवा मुहैया कराने को इसमें शामिल किया गया है। Department of Telecommunications has confirmed to me that they will be in a position to award the license within about 2 months from the date that the airline or the in-flight Wi-Fi service provider actually applies for it. इसमें एयर सेवा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन के साथ ही फ्लाइट की बुकिंग और कैंसिल करने को और आसान बनाया गया है। इसके अलावा विमानन मंत्रालय ने साफ किया है कि नीलामी में उचित कीमत मिलने पर ही एयर इंडिया को बेचा जाएगा। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। शंघाई सहयोग संगठन के तहत पाकिस्तान में होने वाले आतंकवाद निरोधक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। भारत के साथ 2017 में एससीओ का सदस्य बनने के बाद पाकिस्तान पहली एससीओ बैठक की मेजबानी कर रहा है। एससीओ के 8 सदस्य राष्ट्रों के साथ ही एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचे के प्रतिनिधि भी आज से शुरू हो रही इस 3 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में भारत की मौजूदगी खास महत्व रखती है क्योंकि भारत ने 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले दक्षिण शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तब इसके पीछे की वजह पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखने को बताया गया था। केंद्र में सरकार के 4 साल पूरे होने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल गांव को लेकर सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि ग्राम स्वराज अभियान के तहत 16,850 गांव के हर घर में बिजली, गैस, टीकाकरण और बीमा जैसी 7 योजनाओं को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 26 मई को देश भर में जश्न मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री ओडिशा में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब के पास जाएगी। अमित शाह ने कहा कि 15 अगस्त तक 65,000 गांवों को हम कवर करेंगे। उज्ज्वला योजना के गैस बढ़ते ही हैं, मगर हमने तय किया कि भाई अब ये 16,000 गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां उज्ज्वला नहीं है, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां महिला का टीकाकरण नहीं हुआ है, मां का टीकाकरण नहीं हुआ, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बच्ची का टीकाकरण नहीं हुआ। तो हम गांव को समस्या से मुक्त करने का एक नया विचार मोदी जी लेकर आए हैं। मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा विचार है और अच्छे प्रतिभाव इसके मिल रहे हैं। बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले युवाओं के लिए केंद्र सरकार की नई मंजिल योजना काफी कारगर साबित हो रही है। किसी वजह से 8वीं और 10वीं नहीं करने वाले युवक युवतियों के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने नई मंजिल नाम की योजना शुरू की है। भटके हुए नौजवान इस योजना के तहत निःशुल्क दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकते हैं और रोजगार हासिल कर सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये जो आप चिकन का कुर्ता देख रहे हैं ना, ये साधारण नहीं है।
इसकी बारीकियों पर जाइए। नेट पर कढ़ाई है, फिर बीच से नेट को निकालकर एक अलग से पैटर्न बनाया गया है, फिर इसे पहले से कढ़ाई किए गए चिकन के कुर्ते पर रखा गया है। मान गए ना, ये किसी उस्ताद का काम है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसे 10वीं कक्षा के छात्रों ने बनाया है। ये छात्र अल्पसंख्यक समुदाय के वो बच्चे हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। इन्हें अब इनकी मंजिल दिखाने का काम कर रहा है दिल्ली में मुस्तफाबाद स्थित एम ग्लोबल संस्थान। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई मंजिल योजना के तहत चल रहे इस संस्थान में बच्चों की पढ़ाई ही नहीं बल्कि उनके हुनर को भी निखारा जाता है। फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स यहाँ से कर रही हूँ, 6 महीने का है वो मैं सीख रही हूँ। और ये जो स्कीम है नई मंजिल सरकार द्वारा जो ये योजना है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी और इससे हमें अधिक फ़ायदे हैं। मैंने यहाँ पे फ्रॉक, स्कर्ट, न्यू स्कर्ट और ट्राउजर्स वगैरह जो काफ़ी इजीली मुझे सिखाए जाते हैं और बताए जाते हैं कि इससे हम नया फैशन लुक ले सकते हैं। और जो मुझे नॉलेज है वो मुझे बहुत अच्छे से मिली है, जिससे बाद में आके जाके मैं कहीं जाके नौकरी ले सकती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से मतलब अपने जो घर परिवार की प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकती हूँ। यहाँ बच्चों को फैशन डिजाइनिंग से लेकर डेटा एंट्री ऑपरेटर तक की ट्रेनिंग दी जाती है। जिसका मन फैशन डिजाइनिंग में लगता है उसे कटिंग स्टिचिंग में पारंगत किया जाता है और जिसका दूसरी चीजों में उसे उसकी क्षमता के मुताबिक स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। नई मंजिल के तहत बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलती है। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये सेंटर खोला। बड़े बच्चों में जोश होता है और जब परिस्थितियां उन्हें सपने पूरे नहीं करने देती तो अक्सर वो भटक भी सकते हैं। नई मंजिल के तहत सरकार ने ऐसे भटके युवकों को अंधेरे से निकलने में मदद दी है। मुझे पढ़ाई करने के लिए घर वालों ने मना कर दिया था कि पढ़ाई नहीं करनी है। फिर मैंने एम ग्लोबल इंस्टीट्यूट देखा और इस नई मंजिल से मुझे एक नई स्कीम मिली, नई मंजिल मिली। मैंने भी सोचा कि मेरी पढ़ाई पूरी करूं कि बिना पढ़ाई के तो बाकी आगे कुछ वो है नहीं मंजिल। तो मैंने कंप्यूटर क्लास में भी अपना वो भरा, फॉर्म फिल किया, तो मैंने उसकी भी काफ़ी वो लिया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक। सेंटर में बच्चों की सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व के विकास पर फोकस किया जाता है। सेंटर इंचार्ज का कहना है कि हम बच्चों में खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाने में काम करते हैं। जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए या बहुत पीछे रह गया, जिनमें कॉन्फिडेंट नहीं था आगे बढ़ने का, तो यहाँ पे उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर सिखा रहे हैं उन्हें। बेसिक है, टैली है, वेब डिज़ाइनिंग है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ठीक है। उसके साथ हम फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस भी दे रहे हैं गर्ल्स के लिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और अगर वो बाहर नहीं जा सकती जॉब वगैरह के लिए तो वो अपने घर पे रह के केपेबल हो जाएं, कुछ पैसे कमा सकें और इंडिपेंडेंट हो जाएं। नई मंजिल योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के 17 से 35 वर्ष के ड्रॉप आउट्स के अलावा मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को शामिल किया गया है। पहले ओपन स्कूलिंग द्वारा 8वीं और 10वीं में एनरोलमेंट कराया जाता है, फिर परीक्षा के लिए तैयारी कराई जाती है। बच्चों की दिलचस्पी को देखते हुए उन्हें व्यावसायिक कोर्स की ट्रेनिंग दिलाकर रोजगार के लायक बनाया जाता है। ये एक सराहनीय कदम है सरकार का, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय को साथ लेकर चला गया है, जिसमें उनके बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस नई मंजिल स्कीम में शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार तीनों चीज़ शामिल की गई हैं, जिससे प्रगति कर सके अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये कार्य किया गया है। इस योजना को लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि नई मंजिल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास के संकल्प को पूरा करती है। नई मंजिल के तहत अब तक देश में 1 लाख से ज्यादा लोग कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार से जुड़ चुके हैं। डेवलपमेंट विद डिग्निटी, सम्मान के साथ सशक्तिकरण, बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण, इस संकल्प के साथ हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है समावेशी विकास का, कि हर ज़रूरतमंद की आंखों में खुशी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, उसके लिए जो काम कर रहा है उसमें नई मंजिल योजना है, सीखो कमाओ योजना है, गरीब नवाज कौशल विकास है। ये तमाम जो रोज़गार पूरक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है,
इसमें एक तरफ हुनर को हौसला दिया जाता है, कौशल विकास किया जाता है और साथ ही साथ रोजगार और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। देश में अल्पसंख्यक समुदाय की प्रगति और सशक्तिकरण के लिए सरकार नई मंजिल के अलावा सीखो और कमाओ, उस्ताद और गरीब नवाज कौशल विकास जैसी योजनाएं भी सफलतापूर्वक चला रही है। फिलहाल दिल्ली के मुस्तफाबाद, जामिया और बदरपुर केंद्रों पर नई मंजिल के तहत बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। नई मंजिल सरकार की एक ऐसी अनूठी योजना है जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के सपनों को नई उड़ान देती है, जिंदगी में सम्मान और हौसले के साथ आगे बढ़ने का तरीका भी सिखाती है और खुद के पैरों पर खड़े होने का हौसला भी देती है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने देश में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उन्होंने कसरत करते हुए अपना एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो में वो दफ्तर में ही पुशअप्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट करके ऋतिक रोशन, विराट कोहली और साइना नेहवाल को चैलेंज करते हुए इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। वो लोगों से कसरत करते हुए अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कह रहे हैं। खेल मंत्री के हम फिट तो इंडिया फिट पहल को काफी सराहा जा रहा है। मैं जब भी प्रधानमंत्री जी को देखता हूं तो उनसे प्रेरित होता हूं। एक जबरदस्त ऊर्जा है, दिन रात काम करते हैं और वो चाहते हैं कि पूरा भारत फिट हो जाए। वहीं आईपीएल के पहले क्वालिफायर मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने हैदराबाद सनराइजर्स को 2 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई। आईपीएल के इतिहास में यह 7वां मौका है जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। हैदराबाद की टीम ने चेन्नई को 140 रनों का लक्ष्य दिया था। चेन्नई ने मैच के अंतिम पलों में फॉक डुप्लेसिस की उम्दा पारी के बदौलत टीम ने जीत दर्ज की। उन्होंने 67 रनों की शानदार पारी खेली। इस उम्दा पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज कोलकाता में एलिमिनेटर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला हैदराबाद सनराइजर्स से होगा। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।